तो सीयूईटी के फिजिक्स की प्रिपरेशन में अपन लोग बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पूरी कहानी आपको 20 मिनट के अंदर बताने वाला हूं और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, और नीचे फिर डीपीपी और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे नोट्स। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक हो जाएगा खत्म। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कहना चाहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए भाई, मैं हर बार हर वीडियो में कह रहा हूं कि अब हमें हमारे पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें करेंगे तो यहां पर मुझे डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डेफिनेशन सुननी है। मैं बार बार कह रहा हूं, लिखनी नहीं है, आपके दिमाग में बैठ जाएगी अगर आप अच्छे से सुन रहे हो तो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर अपन लोग बात करें तो यहां पर बेसिकली मेरे पास जो डेफिनेशन निकल कर आती है वो डेफिनेशन ये कहती है कि किसी चार्ज को, अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जब आप वर्क करते हो, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाता है मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मगर इसकी डेफिनेशन में अपन लोग टेस्ट चार्ज की बातें करते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो खुद की कोई फील्ड नहीं लगाता है, वो सिर्फ दूसरे से पिटने के लिए आया है। मतलब दूसरे चार्ज की फोर्स लगेगी, उस पर फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, मगर खुद का कुछ भी उसको देने वाला वो नहीं है। ये हाइपोथेटिकल है, मतलब असली में एग्जिस्ट नहीं करता बट होता है। सो यहां से मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि यहां से मैं इसकी एसआई यूनिट अगर निकालूं तो मेरे पास इसकी एसआई यूनिट क्या निकल कर आने वाली है, वो आने वाली है जूल पर कूलम। क्योंकि वर्क डन स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, तो ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले पर जाऊं तो वर्क डन का होता है ml2t-2 और चार्ज का होता है at, तो ये हो जाएगा ml2t-3a-1। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, मतलब पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूं पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो आपने वर्क डन किया है पर यूनिट चार्ज, उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का। अब यहां पर अगर अपन देखें, बेसिकली यही फॉर्मूला है अपने पास। अब यहां पर अगर अपन देखें तो यहां से मैं इसको जोड़ सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जोड़ूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन आता है E - dV/dr। R की जगह X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, डिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस है। अगर मैं इसको 3D में लेकर जाऊं तो 3D में अपन लोग इसको कुछ ऐसा लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड I del/del X ऑफ V प्लस J कैप del Y ऑफ V प्लस K कैप del V/del Z। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। किसके टर्म्स में? जब मेरे पास जो पोटेंशियल है वो 3D में हो, मतलब x y z तीनों डायरेक्शंस चल रही हैं उसके साथ। अदरवाइज E - dV/dr। यहां पर मैं एक चीज और कोट करूंगा जो बहुत काम आने वाली है। अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में कांस्टेंट हो तो मेरे पास जो रिलेशन निकल के आता है वो आता है E = V/d। मतलब ये वही फॉर्मूला है। V क्या है यहां पर मेरे पास? पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, पोटेंशियल नहीं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो आप निकाल ही नहीं सकते। और D क्या है मेरे पास? यहां पर डिस्टेंस है उस पॉइंट की। एक पॉइंट और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिमाग में आता है और वो ध्यान भी रखना चाहिए। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये पॉइंट नोट करो। और अगर अपन देखें इसमें और आगे बढ़ें तो मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जब मैं निकालूंगा तो वो फॉर्मूला आता है V = kq/r। k क्या है हमारे पास? वही 1/4πε0 9 × 10⁹ अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातें करूं बेटा, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातें करूंगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में दो कंडीशंस आ रही थी अपने पास। एक आ रही थी अपने पास एक्सियल और दूसरी आ रही थी अपने पास इक्वेटोरियल। अगर मैं एक्सियल में बात करूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला एक्सियल पोजीशन में आता है kp/r²। यहां पर P क्या है? P अपने पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q × 2L।
2L क्या था, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। अगर मैं इक्वेटोरियल में जाऊं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो पोटेंशियल होता है वो 0 हो जाता है। और यहां से यह बात प्रूफ होती है कि जरूरी नहीं है कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में फील्ड 0 नहीं होती। अब यहां पर एक चीज और निकल कर आती है, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं चार्ज स्फीयर की। यह बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है। अगर मैं चार्ज स्फीयर की बात करूं तो आपसे कोई कहेगा कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो आप जब आउटसाइड बात करोगे दोस्तों तो वो वही होगा जो पहले था, पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर करो, KQ/R। अगर आप सरफेस पर हैं तो इसको लिखोगे KQ/R। मगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मगर अंदर पोटेंशियल 0 नहीं है। अब आप पूछोगे कि क्यों ऐसा होता है। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर आपको किसी चार्ज को इन्फिनिटी से अंदर लेकर आना है तो भाई आपको सरफेस तक लाने में तो वर्क करना पड़ेगा। भाई अंदर अगर चार्ज आएगा तो पहले सरफेस तक तो आएगा ना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अंदर कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, मगर सरफेस तक लाने में तो वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपसे कोई कहे कि इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है तो वो सरफेस के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनसाइड अ hollow conductor या inside a solid conductor also the electric potential is constant, it is equal to the surface। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तब जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल 0 हो, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। और ये बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार आया है। और ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक पार्ट है, मैंने इसको 3 पार्ट्स में तोड़ा है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन का सेक्शन ये है जो मैंने आपके सामने रखा है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से चीजों को हमको कंसाइज करना है। हमको ऐसा नहीं करना है कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये नई स्लाइड आ गई, वो नई स्लाइड आ गई, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे अपन एग्जाम। हमारे पास टाइम कम है, हमें बहुत सोच समझकर चीजों को पढ़ना है। और ये वो चीजें हैं जो आपको रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा पॉइंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? तो बेसिकली दोस्तों इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल सरफेस ऐसे पॉइंट्स किसी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हों, उनके आसपास के वो सारे पॉइंट्स जिनके आसपास आपसे कोई कहे कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, उनको ज्वाइन करने पर जो सरफेस बनेगी उसे कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, तो Q के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = KQ/R। तो अगर मैं यहां से R डिस्टेंस, यहां से R डिस्टेंस, यहां से R डिस्टेंस, यहां से R डिस्टेंस ले लूं सेम, या यहां R डिस्टेंस ले लूं, या यहां R डिस्टेंस ले लूं, या यहां ले लूं, या यहां ले लूं, मेरे पास पोटेंशियल सेम आएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो सरफेस बनेगी उस सरफेस को मैं कहूंगा कि वो है मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी वो सरफेस जो किसी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस के चारों तरफ वो सारे पॉइंट्स को जोड़ दो जिनके पोटेंशियल सेम है, तो जो बनता है हमारे पास दोस्तों वो बन जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि अगर मैं डाइपोल की बात करूं तो डाइपोल के केस में बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि इक्वेटोरियल जो एक्सिस होता है वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। तो ये एक तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेस ही तो हो गई जिस पे पोटेंशियल 0 है। तो ये हमारे पास, अभी और भी बनाऊंगा मैं, बट मैं तुमको सिर्फ एग्जांपल्स बता रहा हूं कि हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं आपसे कहूं दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्या एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी? नहीं, अलग अलग पोटेंशियल्स के लिए। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो हो सकता है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक हो, ये एक और हो, ये एक और हो सकता है ये 10 वोल्ट के लिए है, ये 5 वोल्ट के लिए है, ये 3 वोल्ट के लिए है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाते हैं फील्ड में पोटेंशियल कम होता है, ये मैंने तुम्हें कोट किया है। तो अलग अलग पोटेंशियल के लिए सरफेसेस, अलग अलग वैल्यू के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, और होती ही हैं। हो सकती हैं क्या? होती ही हैं। मगर अगर मैं तुमसे कहूं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पर फिर दो पोटेंशियल्स हो सकते हैं। मान लेते हैं ये 3 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की है, तो अब इस इंटरसेक्शन के पॉइंट पर या तो 5 वोल्ट होगा या 3 वोल्ट होगा। कौन सा होगा?
नहीं कह सकते, क्योंकि भाई एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज करो 5 वोल्ट की, इसमें आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे, अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए तो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, तो यहां से Q इंटू 0 इज ऑल्सो 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। यानी कि एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो नेट वर्क डन क्या होने वाला है, 0, 0, कोई आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। हां, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी पे जाओगे तो यह बात पक्की है, क्या, तो यह बात पक्की है कि आपको वर्क करना पड़ेगा, मगर उसी सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आओगे कहीं से भी घूमकर तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर मतलब कि उस सरफेस से नॉर्मल रहेंगी। तो जैसे यहां पर रेडियस है ना, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर रखी हैं तुम्हारे लिए, और ये वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर पास पास होंगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी। यही सारे पॉइंट्स हैं। सबसे काम की बात यह है कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरे काम की बात यह है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप मूव करेंगे तो वहां पर आपका वर्क डन हो जाएगा 0। और इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब यहां पर मेंशन है, डेंसिटी पर बेस्ड है। बाकी जो प्रॉपर्टीज है उनके चांसेस बहुत कम हैं। आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही रहे हैं, ये आपका पर्पस सॉल्व कर देंगे दोस्तों। अब आ जाइए जरा कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को बना लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है पॉइंट चार्ज, अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज है तो भाई पॉइंट चार्ज के केस में ये मेरे पास कुछ ऐसी बनती हैं, मतलब स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में ये जो मेरे पास बनेंगी दोस्तों वो कुछ ऐसी बनती हैं, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो पहली बात तो ये बीच में आ गया। पॉइंट चार्ज क्योंकि V0 होता है इक्वेटोरियल पे, पॉइंट चार्ज के कारण कैसा बनता है, स्फेरिकल, मगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहुत सारी लाइंस जा रही होंगी ना यहाँ पे, तो ये वाला एरिया डेंस होगा। इसीलिए जब आप इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाएंगे तो बनती तो स्फेरिकल हैं मगर थोड़ा सा अंदर डेंसिटी ज़्यादा होती है, पास पास होती हैं, और बाहर जो होती हैं ये थोड़ा सा दूर ज़्यादा होती हैं। मतलब कि आपकी आंखों में कहानी कुछ ऐसी हो गई कि आंखें आपकी इधर आ गई हैं पास पास, वैसी कार्टून वाली, आपने जादू कर दिया है दोस्तों, है ना, कुछ ऐसा हुआ। अगर मैं आपसे यही कहूँ कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही बात कर रहा हूं, मगर डाइपोल के बाद अगर मैं दो चार्जेस ले लूं, टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में देखो भाई ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे तो अंदर आपके पास यहां पर थोड़ा दूर हो जाएगा और बाहर जो है वो आपका थोड़ा पास हो जाएगा। मतलब कि इंटरसेक्ट तो नहीं करना चाहिए कहीं पर भी। मैं थोड़ा और अच्छे से इसको बनाता हूं। देखो दोस्तों, ये मेरे पास प्लस है और ये अंदर थोड़ा सा दूर है और बाहर थोड़ा सा पास है, मतलब डाइपोल का जस्ट उल्टी कहानी हो चुकी है। ये ऐसा कुछ बनने वाला है, अगर ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यहाँ गैप ज़्यादा है, बाहर जो है वो गैप हमारा कम है। क्यों, क्योंकि बाहर कंपैरेटिवली यहाँ के स्ट्रॉन्ग है फील्ड, यहाँ पर थोड़ी सी वीक है फील्ड, इसका जस्ट उल्टा। तो मैं कहूँगा डाइपोल याद रखो, ये अपने आप हो जाएगा। इसके बाद हमने ये कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो अगर मैं तीसरी बात करूँ कि मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कैसी बनेगी मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये मेरे पास जो पैरेलल लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसके परपेंडिकुलर मेरे पास बनेगी इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड में कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। कोई कंडीशन बनी नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ शीट चार्जेस बनेंगे ऐसे।
अब अपन बार बार ऐसे शीट चार्जेस नहीं बनाते हैं, तो एक लाइन बना देते हैं। ये लाइन एक ऐसा प्लेन है जो सामने से देखने पे एक लाइन दिख रहा है, और ये हमारे पास है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्लेन बनती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्लेन पैरेलल शीट्स होती हैं अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। भाई साहब, अब इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। चलिए अब अपन तीसरे सेक्शन की तरफ आते हैं, जब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। जब आप किसी यूनिट चार्ज को लाते हो तो जो वर्क करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हो। अब किसी भी चार्ज को लाओ, क्यू चार्ज को लाओ, तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो कहलाएगी उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर मेरे पास सपोज करिए दो चार्ज सिस्टम है, ये मेरे पास Q1 है, ये मेरे पास Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस है R, और मुझसे ये कहा गया कि बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। एक चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। अगर दो चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q1 Q2 बाय आर। सिंपल, इसको ऐसे ही याद रखना है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। आप जब इन्फिनिटी से लाओगे सिस्टम में चार्जेस को, Q1 को लाओगे फिर Q2 को लाओगे, तो जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वो इतना करना पड़ेगा, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मेरे पास 3 चार्ज सिस्टम होता, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और इनके बीच की डिस्टेंसेस मुझे दी गई हैं R1 R2 R3, कहीं पर भी रखे हुए हो सकते हैं, तो मैंने ऐसे बना लिया। तो याद रखिए, इसको याद करने का फॉर्मूला क्या है, K को बाहर करो, अब चलना शुरू करो सर्कल में। Q1 इंटू Q2 अपॉन R1, Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 इंटू Q3 अपॉन R2, Q2 इंटू Q3 अपॉन R2 प्लस Q3 इंटू Q1 अपॉन R3, Q3 इंटू Q1 अपॉन R3। ये आपके पास निकल कर आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किस केस में? जब आपके पास 3 चार्ज सिस्टम हो। 2 चार्ज सिस्टम थे K Q1 Q2 बाय R, 3 चार्ज सिस्टम है तो सर्कल में घूमना स्टार्ट कर दो। K Q1 Q2 बाय R1, Q2 Q3 बाय R2, Q3 Q1 बाय R3, दैट्स इट। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ गई। और अब आपके थ्योरी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तीनों पार्ट कवर हो चुके हैं। अब आ चुका है नंबर क्वेश्चंस का दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये है, 2 charges sphere of radii 10 centimeter and 15 centimeter are connected by a thin wire। ओके, ये मेरे पास है 10 सेंटीमीटर वाला, ये है मेरे पास 15 सेंटीमीटर का वायर, और ये दोनों कनेक्टेड हैं। किससे कनेक्टेड है भाई? एक बहुत पतले से वायर से कनेक्ट कर दिया। अब आपसे ये कहा गया नो करंट विल फ्लो इफ दे हैव। भाई करंट क्यों फ्लो होता है ये समझने की जरूरत है। पानी क्यों फ्लो होता है हायर लेवल से लोअर लेवल, वैसे ही चार्ज या करंट की जब अपन बात करते हैं तो वो फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो सेम चार्ज नहीं भाई। सेम चार्ज के कारण जरूरी नहीं है 2 ऑब्जेक्ट है दोनों पर सेम चार्ज हो, मगर एक का पोटेंशियल ज्यादा एक का कम है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो होगा। दे हैव सेम पोटेंशियल, यस सेम पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। हम हमारे घर में नहीं बोलते 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो भाई एक साइड 230 वोल्ट है, एक साइड 0 है। ऑल्दो एसी है, बट अगर डीसी की बात करूं तो बैटरी में एक, अगर अपन बोलते हैं 5 वोल्ट की बैटरी है तो अपन ये बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव को 5 वोल्ट मान लिया तो नेगेटिव वाला है 0 पे। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो चार्ज फ्लो होगा, नहीं तो चार्ज फ्लो होने वाला नहीं है। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब है पोटेंशियल सेम है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द स्पेस इज गिवन बाय 4x²। द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 4x² है, मतलब x पर, x डायरेक्शन में ही है, y और z तो है ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है? E इज इक्वल्स टू माइनस का dv बाय dx आई कैप। भाई आई क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि x की बातें कर रहा हूं और वेक्टर में दे रहा हूं। अगर नहीं लगाना है तो माइनस dv बाई dx, ठीक है। आई इसलिए क्योंकि मेरे को डायरेक्शन भी तो पूछी है यहाँ पर ऑप्शंस में, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो मैं यहाँ पर E की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? माइनस का d बाई डी एक्स। V की वैल्यू क्या है? 4x² आई कैप। मैंने कहा ओके, ये आ जाएगा मेरे पास, 4 बाहर हो गया, x² का डिफरेंशिएशन हो गया, 2x पावर आगे, एक पावर कम, और ये आ चुका है मेरे पास 2x आई कैप। तो ये आ चुका है मेरे पास, और माइनस तो था ही पहले, माइनस का 8x आई कैप। अब किस पॉइंट पर निकालना है आपको? आपको बताना है एट द पॉइंट, अच्छा यहां पर मेंशन करना था वो पॉइंट 1,0,1 था वो पॉइंट।
तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी मेरे पास माइनस का 8 आई कैप। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 8, तो ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, मगर ये माइनस का आई कैप है। माइनस का आई कैप क्या दिखाना चाह रहा है कि भाई ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, क्योंकि प्लस एक्स होता तो प्लस आई होता तो प्लस एक्स एक्सिस, मतलब कि आंसर इज 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहां पर आएगा x। सो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग अपने पास है, तो इसका आंसर है अपने पास 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। बढ़िया क्वेश्चन था, आंसर भी निकल के आ गया, और वही जो फंडा था इस पर बेस था, आ सकते हैं इस पे बेस क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन ये रहा, फिगर शोज the electric field lines of force emerging from charged body if the electric field at A and B are EA and EB, the displacement between A to B, then ओके चलिए अब अगर अपन देखें तो आपके पास इस केस में क्या ऑप्शन दिए थे, आपसे ये कहा गया था EA इज ग्रेटर देन EB, EB इज ग्रेटर देन EA, EA इज इक्वल टू EB एंड नन। तो आप गौर से देख सकते हो दोस्तों, जैसे जैसे फील्ड की डायरेक्शन में आप जाओगे, आगे जाओगे, तो यहां पर ये डेंस है, यहां पर ये दूर दूर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब ये दूर दूर हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गई। या मैं यहां पर सेम चीज पोटेंशियल के लिए भी बना सकता था कि VA बड़ा होगा कि VB बड़ा होगा, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैं V के लिए भी बना सकता था। तो ये देखो यहां पर डेंस ज्यादा है, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। सो आंसर इज EA इज ग्रेटर देन EB। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। V के केस में भी यही होता, VA इज ग्रेटर देन VB होता, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, 3 charges plus Q and Q are placed in the vertices of a right angle isosceles triangle as shown. The net electric energy, अच्छा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये A था तो ये वाली साइड भी A होगी, ठीक है। ओके, द एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी 0 है तो Q की वैल्यू क्या होगी? मेरे पास 4 ऑप्शंस दिए थे, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मुझसे कहा गया कि अगर यहां पर नेट एनर्जी क्या है, तो नेट एनर्जी अगर मेरे पास 0 है तो U इज इक्वल टू K, बताया था क्या होता है 3 के केस में। दिस सर्कल में चलना शुरू कर दो, Q इंटू Q अपॉन A प्लस Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन A प्लस Q इंटू कैपिटल Q। अगर ये A है और ये A है तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये डिस्टेंस आएगी √2a, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सो ये आ जाएगा अपने पास √2a। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू K। ऊपर से क्या कॉमन आ गया आपके पास? क्या Q कॉमन आ रहा है? हाँ आ गया। क्या नीचे से A कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या बचा यहां पर? यहां पर बचा है Q। यहां पर क्या बचा है? Q। यहां पर Q बाहर आ चुका है, A बाहर आ चुका है, तो बचा क्या है? Q/√2। अब ये चीज तो 0 हो नहीं सकती, तो अब अगर अपन यहां पर देखें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q, इन दोनों में से Q कॉमन, क्या बचेगा? 1 + 1/√2 इज इक्वल्स टू, प्लस का Q उधर चला गया तो ये हो जाएगा माइनस का Q, क्योंकि ये चीज इक्वल टू 0 है। सो आपके पास कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी √2Q अपॉन 1 + √2। इसका एलसीएम लिया और √2 को इधर ट्रांसफर कर दिया माइनस के साथ, ये आपके पास आंसर आ गया। अब जिस भी ऑप्शन में, ये यहां पर तो लिखे नहीं है, बट जिस भी ऑप्शन में ये लिखा हुआ हो तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा कि Q की वैल्यू ये होनी चाहिए ताकि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 हो। तो मैंने आपको हर तरह की वैरायटी दिखाने की कोशिश करी है दोस्तों, एनर्जी पर बेस्ड, पोटेंशियल पर बेस्ड, E और V के बीच में रिलेशन पर बेस्ड, सारी की सारी चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर एक और क्वेश्चन है, देखो, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 20 कूलम चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट A to B। अब चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 कूलम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है मुझको? डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है 0.2 मीटर, और वर्क डन मुझे दे रखा है 2 जूल, और मुझसे ये कहा गया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर कोई मुझसे मांगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। कितना वर्क करना पड़ा? 2 जूल।
कितने चार्ज को मूव कराया आपने? 20। कुछ और की जरूरत ही नहीं थी दोस्तों। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो आपके पास 0.1 वोल्ट आंसर आ रहा है। ये तो आपको सिर्फ डराने के लिए डिस्टेंस दी गई थी। आंसर इज सी, चंपा। तो मैंने आपको एक और नई वैरायटी का क्वेश्चन दिखाया और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, डीपीपी में देखने मिलेंगे और वो आपको करना है। और यहां पर मैं आपसे कहूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप आए, हमने बड़े आसानी से आपको कर लिया। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, CUET रैंक प्लस को फॉलो करो, टेलीग्राम पर हमको फॉलो करो, व्हाट्सएप पर फॉलो करो, IVR नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर कॉल लगाओ, हमसे बात करो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों वो हम सॉल्व करेंगे। सारी की सारी रैंक प्लस की टीम चाहती है कि इस बार आपका CUET में सिलेक्शन हो, CUET के साथ आपके जो मार्क्स हो वो बढ़ते चले जाएं। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।